सोचिए क्या होता है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपनी पूरी की पूरी ताकत सिर्फ एक आदमी को ढूंढने में लगा दे, और वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 10 साल तक। आज हम उसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। उसामा बिन लादेन के लिए चले इतिहास के सबसे बड़े, सबसे लंबे मैनहंट की कहानी। ये शब्द हैं एबटाबाद में रहने वाले एक लोकल आईटी प्रोफेशनल के। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और अचानक घर के ऊपर एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई देती है। उसे क्या पता था कि वो उस रात इतिहास को बनते हुए देख रहा था। उसके लिए तो वो बस एक जोरदार धमाका था, एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया और पूरी दुनिया में एक सनसनी फैला दी। तारीख थी 2 मई 2011। जगह पाकिस्तान का एक शांत सा दिखने वाला शहर एबटाबाद। और सवाल बस एक था, आखिर ये हो क्या रहा था। देखिए, ये सिर्फ कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये वो पल था जो 9/11 के बाद शुरू हुए एक पूरे दौर का अंत करने वाला था। एक ऐसा पल जो इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए इस कहानी के हर एक मोड़ को एक साथ समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अंधेरे में हुए एक छोटे से हादसे से ये कहानी शुरू हुई, फिर 10 साल तक ये तलाश कैसे चलती रही, कैसे एक मामूली से संदेशवाहक के सुराग ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और फिर कैसे एक राष्ट्रपति ने एक ऐसा दांव खेला जिसमें हार और जीत की संभावना बिल्कुल बराबर थी। तो वो जोरदार आवाज आखिर थी किस चीज की? वो आवाज थी अमेरिका के 2 बेहद खास, मतलब अल्ट्रा मॉडर्न हेलीकॉप्टरों में से एक की। ये हेलीकॉप्टर नेवी सील्स की एक टॉप सीक्रेट टीम को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचे थे जो बाहर से तो बड़ा सामान्य सा दिखता था, लेकिन अंदर से उतना ही ज्यादा रहस्यमयी था। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये थे टॉप सीक्रेट स्टेल्थ हेलीकॉप्टर। इनको इस तरह से बनाया गया था कि ये पाकिस्तानी रडार को पूरी तरह से चकमा दे सकें। ये तकनीक इतनी ज्यादा खुफिया थी कि दुनिया को इसके बारे में पता ही तब चला जब इस मिशन के दौरान इनमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सोचकर देखिए, एक हादसा दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री सीक्रेट्स में से एक को। इस मिशन को एक कोड नेम दिया गया था, ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर, और निशाना था वो शख्स जिसे अमेरिका पिछले 1 दशक से ढूंढ रहा था। घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही थी, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए टीम के पास थे सिर्फ 40 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 40 मिनट, जिसमें चूक की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये जो 40 मिनट की कहानी है ना, ये असल में 10 साल की लंबी और थका देने वाली तलाश का नतीजा थी। ये समझने के लिए कि वो हेलीकॉप्टर उस रात एबटाबाद में कर क्या रहे थे, हमें 1 दशक पीछे जाना होगा। 11 सितंबर 2001, एक ऐसी तारीख जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जब अमेरिका पर हुए हमलों में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, तो अमेरिका ने बदला लेने की कसम खाई, और इसी कसम ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े मैनहंट को, जिसका बस एक ही मकसद था, इन हमलों के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को ढूंढ निकालना, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। तोरा बोरा की पहाड़ियों से आखिरी लम्हे में बच निकलने के बाद बिन लादेन नानो हवा में गायब हो गया। सालों तक दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों से ढूंढती रहीं, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे रहा। ये सिर्फ निराशा और लंबे इंतजार के साल थे। और देखिए, जब कोई ठोस जानकारी नहीं होती तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कोई कहता वो तो मर चुका है किसी भूकंप में, कोई कहता उसे ईरान ने पनाह दी है। दुनिया भर में किस्से कहानियां चल रही थी, लेकिन सच किसी को भी नहीं पता था। बिन लादेन एक आदमी से ज्यादा एक भूत बन चुका था, जिसका डर तो हर जगह था, पर वो खुद कहीं नहीं था। तो सवाल ये है कि सालों की नाकामी के बाद आखिरकार ये बर्फ पिघली कैसे? जो काम दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया मशीनरी नहीं कर पाई, वो आखिर मुमकिन कैसे हुआ? कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब सारा का सारा ध्यान सिर्फ एक आदमी पर आकर टिक गया। ये जो पूरी कहानी है ना, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसी लगती है। हुआ ये कि सालों तक अलग अलग कैदियों से पूछताछ होती रही, और एक कोड नेम बार बार सामने आ रहा था, अबू अहमद अल कुवैती। अब मजे की बात देखिए, जब अलकायदा के बड़े बड़े पकड़े गए लीडरों से इस नाम के बारे में पूछा गया तो सबने कहा ऐसा तो कोई है ही नहीं। और बस यही वो मोमेंट था जब इंटेलिजेंस एजेंसियों की घंटी बजी। उन्हें समझ आ गया कि ये आदमी बहुत खास है। फिर सालों की मेहनत लगी, उसका असली नाम पता चला, और फिर एक दिन उसकी सिर्फ एक फोन कॉल ने उन्हें सीधा बिन लादेन के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया।
और वो दरवाज़ा वो एक बहुत ही अजीब कंपाउंड का था। एक ऐसा घर जो अपने आसपास के घरों से 8 गुना ज्यादा बड़ा था, जिसकी दीवारें 18-18 फुट ऊंची थीं। एक ऐसी जगह जहां ना कोई फोन था, ना इंटरनेट, जहां रहने वाले लोग अपना कचरा भी बाहर फेंकने की बजाय जला देते थे। और सबसे अजीब बात, वहां एक लंबा आदमी रहता था जिसे सैटेलाइट तस्वीरों में टहलते हुए तो देखा गया, लेकिन वो कभी उस कंपाउंड से बाहर नहीं निकला। ये सारे सुराग बस एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। अब CIA के पास एक मजबूत सुराग तो था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। मतलब कोई ये नहीं कह सकता था कि उस कंपाउंड में 100% बिन लादेन ही है। फैसला अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली दफ्तर यानी व्हाइट हाउस को लेना था, और राष्ट्रपति पर दबाव जबरदस्त था। अब देखिए, ये तस्वीर उतनी साफ नहीं थी जितनी लगती है। व्हाइट हाउस में बैठे टॉप सलाहकारों में जबरदस्त मतभेद था। कुछ को तो ये डर सता रहा था कि कहीं ये इराक वाला मामला न बन जाए। याद है ना, जब सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMDs की झूठी खुफिया जानकारी पर एक पूरा का पूरा युद्ध छेड़ दिया गया था। कोई भी वो गलती दोहराना नहीं चाहता था। मेज पर 2 ही रास्ते थे। पहला, B-2 बॉम्बर से उस पूरे कंपाउंड को ही उड़ा दिया जाए। इसमें अमेरिकी सैनिकों का कोई जोखिम नहीं था, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाता कि बिन लादेन मारा गया या नहीं, और कई बेगुनाह भी मारे जाते। दूसरा रास्ता था एक सर्जिकल रेड का। इसमें नेवी सील्स की टीम को उस कंपाउंड के अंदर भेजा जाता। ये बेहद जोखिम भरा था। एक भी सैनिक की जान जा सकती थी या वो पकड़े जा सकते थे, जिससे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा हो जाता। राष्ट्रपति ओबामा के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सालों बाद उन्होंने खुद बताया कि उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सिक्का उछाल रहे हों, 50-50 चांस। या तो वो सही होंगे या फिर इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक कर बैठेंगे। जरा सोचिए, उस एक फैसले पर, उस एक पल में कितना कुछ दांव पे लगा हुआ था। और आखिरकार तमाम अनिश्चितताओं और तमाम जोखिमों के बावजूद उन्होंने फैसला ले लिया। उन्होंने सर्जिकल रेड को चुना। वो पुख्ता सबूत चाहते थे और इसके लिए वो सबसे बड़ा जोखिम उठाने को भी तैयार थे। 29 अप्रैल 2011 को उन्होंने आखिरी ऑर्डर दिया, हम रेड करेंगे। और इसी एक फैसले के साथ हम वापस आते हैं 2 मई 2011 की उस रात में, उस पूरी तलाश के आखिरी और सबसे अहम 40 मिनटों में, जहां हर एक सेकंड की अपनी कीमत थी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली थी दुनिया की सबसे खास फोर्स, नेवी सील टीम 6। ये वो सैनिक थे जिन्हें सबसे मुश्किल मिशनों के लिए ट्रेन किया जाता है। उनके पास सबसे आधुनिक हथियार, नाइट विजन गॉगल्स और हेलमेट पर लगे कैमरे थे, ताकि व्हाइट हाउस में बैठा हर शख्स इस ऑपरेशन को अपनी आंखों से लाइव देख सके। मिशन की शुरुआत ही एक बड़े झटके से हुई जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन सील्स रुके नहीं, उन्होंने फौरन अपना प्लान बदला और मुख्य घर पर धावा बोल दिया। एक एक करके मंजिल दर मंजिल वो आगे बढ़ते गए। इस दौरान बिन लादेन के संदेशवाहक, उसके भाई और उसके बेटे खालिद को मार गिराया गया। हर कदम पर खतरा था, लेकिन टीम का लक्ष्य सिर्फ एक था। और फिर तीसरी मंजिल पर उनका सामना हुआ उसामा बिन लादेन से। कुछ ही पलों में मिशन पूरा हो चुका था। एक कोड वर्ड व्हाइट हाउस को भेजा गया, जेरोनिमो EKI। जेरोनिमो बिन लादेन का कोड नेम था और EKI का मतलब था एनिमी किल्ड इन एक्शन, यानी दुश्मन कार्रवाई में मारा गया। 10 साल की लंबी तलाश आखिरकार खत्म हो चुकी थी और व्हाइट हाउस में बैठे लोगों ने राहत की सांस ली। बिन लादेन के मारे जाने के साथ ही मिशन का एक हिस्सा तो पूरा हो गया था, लेकिन अब दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हुआ, हर चीज की पुष्टि और सफाई का। ये पक्का करना कि कोई भी सबूत पीछे न छूटे। सील्स ने बिन लादेन के शव के साथ साथ वहां से कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और दस्तावेजों का एक पूरा खजाना भी बरामद किया। ये खुफिया जानकारी शायद बिन लादेन की मौत से भी ज्यादा कीमती थी। बाद में ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी कब्र आतंकवादियों के लिए कोई तीर्थ स्थल ना बन जाए, उसके शव को समुद्र में दफना दिया गया। और दुनिया को ये खबर देने के कुछ ही घंटे बाद सील्स उस कंपाउंड से निकल चुके थे और पीछे छोड़ गए थे एक जलता हुआ हेलीकॉप्टर और पाकिस्तान के लिए कई अनसुलझे सवाल। इस ऑपरेशन ने इतिहास का एक अध्याय तो बंद कर दिया, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। 11 सितंबर की तारीख 2001 में आतंक और नफरत का प्रतीक बनी,
लेकिन इतिहास में यही तारीख एक और वजह से भी जानी जाती है। 1893 में इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वैश्विक शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। तो सवाल ये है कि भविष्य को कौन सा संदेश परिभाषित करेगा, नफरत का या भाईचारे का? इसका जवाब हमें और आपको मिलकर तय करना है।